नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास अभी तक एमएमएस नहीं पहुंचा है और जब तक एमएमएस नहीं पहुंचता है अढ़ती उनकी फसल को नहीं खरीदेंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों के प्रति प्रशासन का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है, जहाँ प्रशासन ने कह दिया है कि बगैर मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। इससे पहले स्नैपिंग का काम अढ़ती किया करते थे, जिससे किसानों को दिक्कतें नहीं होती थी। जिसकी फसल तैयार होती रहती थी उसको वह मंडी में मंगाते रहते थे। किसानों का कहना है कि अब उनकी सरकार की इस नई व्यवस्था से डबल खर्च करना पड़ेगा। पहले ही फसल इस बार कम हुई है और अब ऊपर से सरकार की नई नीति ने उनके ऊपर खर्च डाल दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं जी आप? जमा गांव के रहने वाले। अब आपकी जो मैपिंग चल रही है, आपको मैसेज आया था जी? मैपिंग ना आओ, ये आई थी गवर्नमेंट 1 तारीख को खरीदेगी। अनपढ़ आदमी है, हम तो न्यू लेके आगे गेहूँ। अब गेहूँ रखने के आपके पास? हमारे पास कोई नहीं है किराए के फिलहाल में। अब मेरे पास साधन फिलहाल तो है एक बार का तो जी, लेकिन वो अब मैसेज तो आया नहीं है। अब गेहूं को घर पे डालना, फिर उसके बाद मैसेज की पता नहीं कब आए, कब गेहूं डलेगा जी। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा गेहूं कम से कम मंडी में तो एक बार डल जाए जी, मेरा किराया भी बचेगा और फिर दोबारा से भरना या मेहनत भी बचेगी, मेरी मजदूरी भी बचेगी। मैं तो यही चाहता हूँ। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल डागर की मारपीट का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी पार्षद ने एक ओयो होटल में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट की है। ओयो होटल के मैनेजर ने बताया कि वार्ड नंबर 35 के पार्षद उनके साथ आए दिन दबंगई करते रहते हैं और ओयो होटल को बंद कराने की धमकी देते हैं। वहीं इस संबंध में भी बिल्डिंग मालिक और ओयो होटल मालिक दोनों ही पक्ष अपने सभी दस्तावेजों के साथ चावला कॉलोनी स्थित पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा पीली टी शर्ट पहने यह शख्स वार्ड नंबर 35 का पार्षद कपिल डागर है, जो कि एक ओयो होटल में काम करने वाले कर्मचारी को लात घूंसों और थप्पड़ों से मार रहा है। दरअसल मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 रंजीत सिंह एनक्लेव का है, जहां ओयो होटल खोले जाने पर वार्ड नंबर 35 के पार्षद आए दिन उन्हें ओयो होटल को बंद करने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 35 के पार्षद कुछ महिलाओं को होटल पर लाकर होटल के खिलाफ हंगामा भी करवाते हैं। वहीं बिल्डिंग की मालिक बुजुर्ग महिला की माने तो उनका पति पैरालाइज है और बेटा पढ़ाई करता है। ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं है। उन्होंने मकान में कमरे बनवाकर उन्हें रेंट पर उठा रखा है। उसी के चलते उनके परिवार का खर्च चलता है और इस पर भी पार्षद उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की माने तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये सर सारे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, गलत काम होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है, हर तरह से हमारे पास हर सबूत। अगर ऐसा कुछ हो आप हमारे सीसीटीवी देखिए और उसके बाद जो तंज निकले इसकी जो भी हो वो आप हम पे कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि क्या नाम है आपका? ओमवती देवी। ओमवती। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3 में। सेक्टर 3 में। ये जो ओयो खुल रहा है चावला कॉलोनी के अंदर, ये किसकी बिल्डिंग है? मेरी है। आपकी बिल्डिंग। ये क्या वजह है रोज जो है यहाँ पर नए नए मामले सामने आ रहे हैं? कह रहे हैं वेश्यावृत्ति का काम होता है। अरे भैया कुछ नहीं है, गलत है ये जी। कुछ नहीं है। अच्छा। ना किसी है, मतलब ज़्यादा मतलब वो 1-2-3 बंदे हैं जो मतलब ये वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब इसमें कोई गलत काम होता है। आखिर कर क्यों रहे? सर एक मामला आया है सेक्टर 3 को लेकर के, ओयो को लेकर के, क्या था सारा मामला? ये मामला है कि यहाँ पे एक ओयो चल रहा है, उसके ओनर है राजू, उसकी मम्मी के नाम है ओमवती के नाम पे है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना बिल्डिंग बना के, पहले होटल था, वो ओयो इसको रेंट पे दे रखा है। जिसको रेंट पे दिया उसने ओयो खोल रखा है इसमें। तो जो यहाँ के जो लोकल हैं आदमी है, जैसे कपिल डागर और इस गली के, वो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई ये ओयो यहाँ से बंद होना चाहिए। तो हमने भी वहाँ पे जाके देखा कि भाई, तो उसके एक तो डॉक्यूमेंट्स उसके चेक किए, तो वो कह रहे हैं कि जी इस पर हमने ना कोर्ट से स्टे ले रखा है, इसमें स्टेटस क्यों है, उसके पेपर चेक किए मैंने, तो इस पर स्टेटस क्यों चल रहा है, उसकी डेट लगी है 7/4। उसके बाद जो कोर्ट के आदेश होंगे वो दोनों पार्टियों को
मानना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्यवाही की है। छुटपुट विरोध के बीच जमीन से कब्जा हटाया गया। लोगों ने कार्यवाही का विरोध भी किया। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्यवाही के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित खोरी गांव में जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है। करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे। पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 ज्वाइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का दस्ता खोरी में अवैध बस्ती पहुंच गया है। नगर निगम की जेसीबी ने तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कार्यवाही के दौरान छोटे बड़े मकानों को तोड़ दिया गया है। अब बताइए, ये छोटा आज कोरोना का टाइम पे ऐसे हम लोगों ने के उधार दिया। हमारा छोटा छोटा देखो कितना छोटा हमारे बच्चा है। हमारा बच्चा को आज बाहर लेके धूप में बैठी हुई है, पानी तक नहीं है। क्या हम लोगों ने इनको बिगाड़ा? हम काम करके खा रहे हो, किसी का तो मदद नहीं मांगा। यही पे तो कोई मदद नहीं मिल रहा। जैसे तैसे करके बच्चा लेके छोटे छोटे हम जैसे जी रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसे हमारी तोड़ फोड़ के जा रही है। अब घर कैसे चलाएंगे फिर? अब कैसे चलाऊं? भीख मांगना पड़ेगा। सब तो खुश है ना, हमारे साथ में है। बताओ, आपको नहीं पता ये सरकारी जमीन पर आपने घर बना रखे हैं? सरकारी जमीन हमें क्या पता है? जब हमें दिया पैसा हमने दिया। लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। तो हमने सोचा नहीं, हमें क्या पता ये गवर्नमेंट जगह है तो हम लेते ही नहीं। कितने साल से गुंजन तोड़फोड़ है, आज बड़ी तोड़फोड़ माना जा रहा है इसे। कौन इसका नेतृत्व कर रहा है और कितनी जमीन में आज तोड़फोड़ हो रही है? देखिए, ये जो कार्रवाई है माननीय डीसी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, एमसीएफ के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर कट ऑर्डर है। जितनी भी एमसीएफ की लैंड है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट जोन है, उसको एनक्रोचमेंट फ्री करवाया जाए। तो उस संदर्भ में ये कार्रवाई चल रही है। कितनी एकड़ जगह होगी लगभग? ये नगर निगम की 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। 7-8 हज़ार यहाँ पर इलीगल फैमिली यूनिट्स हैं, तो इसको वैकेट किया जा रहा है। अभी लोग कुछ विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ तक तोड़कर 50,000 का इनामी बदमाश बिन्नी ने अपने भाई अनी की हत्या का बदला लेने के मकसद से 12 नवंबर 2020 को अपने साथी के साथ मिलकर बदमाश कुलभूषण के भाई रॉकी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ओपी सिंह के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ करके अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच के अपराधी धरपकड़ में लगे हुए हैं। इसी कड़ी को दोहराते हुए क्राइम ब्रांच चक्र 17A, क्राइम ब्रांच चक्र 30 ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए हत्याकांड के बाद फरार चल रहे फरीदाबाद जिले के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से भैंसरावली निवासी विनोद उर्फ बिन्नी व राहुल उर्फ नन्नू, पलवल के चांदहट निवासी अजीत और तिगांव निवासी कपिल का नाम शामिल है। आरोपी विनोद उर्फ बिन्नी पर 50,000 का इनाम व शेष 3 आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। वारदात के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उक्त आरोपियों ने अपना ठिकाना राजस्थान के अलवर जिले के एक सुनसान एरिया में बना रखा था। क्राइम ब्रांच द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही थी। अतः क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाशों को राजस्थान से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज एक बड़ा साथी अपराधी बिन्नी है जिस पर 50,000 का इनाम था। उसके 3 और साथी हैं जिसके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम था। तो हमारे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में अलवर से आए हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और ये बड़े सातिर और संगठित अपराधी गिरोह है और इनका प्रतिद्वंदी कुल्लू, जिसको फ्रैक्चर गैंग बोलते हैं, वो हुआ करता था। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती थी वसूली और इलाके के नाम पर। ये गुंडे हैं। तो पहले अन्नी की हत्या हुई थी कुलदीप गैंग के द्वारा, उसमें कुलदीप गिरफ्तार हो गया था। तो बदले की कार्रवाई में बिन्नी ने कुलदीप के भाई रॉकी की हत्या की थी नवंबर के महीने में। तब से ये फरारी काट रहा था। मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा, हमारी जो पुलिस टीम। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई की कहावत उस समय चरितार्थ होती दिखाई दी जब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर ओमैक्स सिटी के सामने ट्रक की टक्कर से एक कार कई फुट उछलने के बाद डिवाइडर को पार कर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी और कार सवार दंपत्ति का बाल विवाह करना हुआ। मथुरा से फरीदाबाद की ओर
बलेनो कार में सवार होकर जा रहे दंपत्ति की गाड़ी को पीछे से एक कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार उछलकर डिवाइडर को पार कर दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर जा गिरी। कार के चारों पहिए ऊपर की ओर होने के चलते कार चालक बाहर आसानी से आ गया, जबकि महिला को मौके पर इकट्ठा हुई भारी भीड़ ने बाहर निकाला। मथुरा के रहने वाले चंद्रपाल ने बताया कि वह शुक्रवार की सुबह फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल की ओर अपनी पत्नी के साथ बलेनो गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि पलवल पहुंचने पर ओमैक्स सिटी के सामने उन्हें एकाएक पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी, जिससे गाड़ी उछलकर दूसरी ओर जा गिरी। और पीड़ित चंद्रपाल का कहना है कि गाड़ी में उनकी पत्नी आम रूटीन में माला जप रही थी कि अचानक ये हादसा हो गया, जिसमें वह दोनों सकुशल बच गए। इसके लिए वह ऊपर वाले का धन्यवाद करते नजर आए। तो वहीं चंद्रपाल का कहना है कि मौके पर खड़ी भीड़ ने बताया कि पीछे से कैंटर की टक्कर से ये हादसा हुआ है। हालांकि अक्सर सुबह के समय सड़कों पर यातायात तेजी से चलता है, सभी वाहन चालकों को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी भी रहती है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकाएक गाड़ी का पलटकर सड़क के दूसरी ओर जाना किसी बड़े हादसे को जन्म भी दे सकता था। ये गाड़ी एक हादसे के बाद किसी और बड़े वाहन की चपेट में भी आ सकती थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को सड़क किनारे फुटपाथ पर रखकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया। हम तो मथुरा से फरीदाबाद जा रहे थे, अब पीछे से इस ट्रक वाले ने तो बीच वाली लाइन पे चल रहे थे, हम ये चल रहा था साइड वाली लाइन पे इस पे, अब इसने पीछे से मार दिया उसमें, अब हमको इधर भेज दिया, अब खुद वहाँ हो गया। तो ये गाड़ी पल्ली रोड से जो कि मथुरा से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और ये गाड़ी इस समय पलवल से मथुरा की तरफ गाड़ी आ गई है, तो ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हुआ? पीछे से मार दिया हमें, पीछे से मारा इसने। तो मान के चले क्या स्पीड थी आपकी उस समय? स्पीड तो ध्यान नहीं दिया, यहाँ कतई होगी 60 से स्पीड होगी। तो दिल्ली किसी निजी कार्य से जा रहे थे? हॉस्पिटल जा रहे थे। तो जिस ट्रक वाले ने आपको पीछे से आके टक्कर मारी, क्या वो मौके पे पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, हमको तो पता ही लगा, हमको यही नहीं पता लगा गाड़ी यही थी, यहाँ वाले ने बताया कि ये गाड़ी यही। प्रशिक्षण संस्थान पलवल में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उद्योग केंद्रीय रोजगार विभाग, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कारगर माना है। सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा प्रति माह जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ITI पलवल परिसर में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा के उपरांत स्वरोजगार सृजन के बारे में जागरूक किया गया। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा सरकार की योजनाओं के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो छात्र स्वरोजगार करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इससे मदद मिलेगी। स्वरोजगार शुरू करने के बाद युवा स्वयं नौकरी करने की बजाय दूसरों को नौकरी प्रदान कर सकेगा। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार खोलने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। मेले में युवाओं को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिससे स्वरोजगार शुरू करने के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। नाम तरुणा है और मैं गवर्नमेंट ITI पलवल की स्टेनोग्राफर की छात्रा हूं और यहां पर स्वरोजगार मेला लगा हुआ है, जिसमें बैंकों के अधिकारी आए हुए हैं और जिन्होंने हमें लोन के बारे में अवगत कराया है। और जैसे ही हम अपनी गवर्नमेंट ITI पलवल से पास आउट होंगे, उसके बाद हम रोजगार की तरफ ना भागकर स्वयं का रोजगार। आज संस्थान में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हमने यहाँ पर जिले के जो बैंक हैं उनको बुलाया गया है। जिला उद्योग केंद्र जो उद्योग से संबंधित हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और छात्रों को स्वरोजगार में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए उनको यहाँ आज इस मेले या कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत इस संस्थान के पासशुदा छात्र और जो फाइनल ईयर में हमारे जो पास होने वाले हैं उन छात्रों ने भाग लिया है, जिसके में हमारे जो छात्र पुराने हैं जिन्होंने पास आउट होकर लघु उद्योग लगाए हैं उनको भी इस मेले में आयोजन किया गया है, ताकि वो छात्रों को ये बताएं कि हमने किस किस बैंक के माध्यम से लोन लेके सरकार की जो स्कीमें हैं उनका लाभ लेकर हमने खुद उद्योग लगाए हैं। चलिए बात करेंगे होडल की सब्जी मंडियों में सरकार के आदेश पर किसान की गेहूं की फसल की खरीद शुरू की गई है। जिले की मंडियों में पहले दिन लगभग 40,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। इसी को लेकर होडल हसनपुर की मंडियों का होडल उप मंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने दौरा किया और खरीद का जायजा लिया। यहां तक कि संदीप अग्रवाल ने मंडी में किसानों के लिए पानी, शौचालय, खाने और ठहरने की सुविधा का भी जायजा लिया है। इसके साथ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मनोज पारासर और खरीद करने वाली एजेंसियों की अधिकारी मौजूद रहे। होडल मंडियों में
किसान के गेहूं की आज से खरीद शुरू की गई है। जिले के चारों मंडियों में लगभग 40,000 क्विंटल की खरीद की गई है। खरीद का जायजा लेने के लिए होडल के उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने मंडी का दौरा किया। संदीप अग्रवाल ने बताया कि सरकार के आदेश पर मंडियों में किसान के अनाज की खरीद की गई है। मंडियों में अढ़ैतियों के पास गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखे, झरने एवं अन्य साधनों की व्यवस्था भी की गई है, जिनका उपयोग किसान कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे खरीद के दौरान किसी भी शिकायत व सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1 अप्रैल है और सर किसान का कितना अनाज मंडी में आया और कितनी आज खरीद की गई और किस एजेंसी के द्वारा की गई, किस रेट में की गई है और क्या इस खरीदे किसान खुश नज़र आए? मार्केट कमेटी होटल में आज जो है अभी तक जो है 7,000 क्विंटल गेहूँ खरीदा गया है। 124 के पास कटे हैं और 175 जो है जो सरकारी रेट के हिसाब से सरकार की खरीद की जा रही है। सारे किसान जो है ना खुश हैं। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है पहले से ही खरीद से संबंधित। तो किस एजेंसी द्वारा खरीद की गई सर? आज जो है हरियाणा वेयर हाउस द्वारा जो है ना यहाँ खरीद की जा रही है। तो सर क्या अपील करना चाहोगे किसानों से आप? तो अपील यही करना चाहूँगा कि गेहूँ को जो सुबह कर ले आए और जो उनका जो दिन फिक्स कर रखा है उसी दिन ही अपना माल मंडी में लेके आए। तो सर आज कितने किसानों को मैसेज गया था आज के लिए? आज हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है। तो टोटल 124 गेट पास हमारे जो है अभी तक जनरेट हुए हैं। अभी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी ऑप्शन चल रही है। तो सर क्या मैसेज के आधार पर किसान अनाज को लेकर आएंगे मंडी? हाँ, मैसेज के आधार पर ये जो है किसान मंडी में माल लेके आएंगे। उसका कोई गेट पास जारी किया जाएगा, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने की जाएगी। तो खरीद सुचारू रूप से शुरू हुई? हरियाणा सरकार द्वारा जारी सरकारी खरीद के आदेश के अनुसार मंडियों में खरीद की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, लेकिन गेहूं की फसल की कटाई न होने के कारण किसान फसल लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका दुक्का ही किसान सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अधिकारियों से दावा किया है कि उन्हें रबी की फसल की खरीद की तैयारियां पूरी कर ली है और मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी। प्रदेश की मंडियों में रबी की फसल को खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं मंडी के उप सचिव वसंत मेहरा का कहना है कि मंडी में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आज से सरकारी खरीद शुरू हो गई है और मंडी में किसान व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। किसान रेस्ट हाउस, पीने के पानी व बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। उप सचिव का कहना है कि मंडी में कुछ किसान सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं, जो कि सरकारी रेट से अच्छा भाव उन्हें मिला है और वे स्वयं मंडी में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और किसानों से बात भी कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और रोहतक मंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि मंडियों में व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑनलाइन होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुछ फसल अभी रजिस्ट्रेशन करवाने से बाकी है। मेन सब मार्केट अपनी रोहतक मंडी है, उसके बाद सब यार्ड कलानौर है, खरक परचेज सेंटर है, कानौर है, लाखन माजरा है। तो सभी सेंटरों पे और प्रिंसिपल यार्ड में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिजली पानी की उचित व्यवस्था है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए किसान सेवा केंद्र में बना दिया गया है। अगर किसी भी किसान को कोई समस्या हो तो 24 घंटे हमारे कर्मचारी गेटों पे और मंडी में मौजूद रहेंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं किसान। सर, सबसे ज़्यादा समस्याएं जो पोर्टल को लेकर है। जी जनाब। क्या उसके लिए किस तरह के प्रबंध किए गए? पोर्टल पे अगर कोई समस्या आएगी किसान आके संपर्क करे या आड़ती। ये इस आंदोलन के कारण दिखा रहे हैं हमें, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक, किस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर? क्या व्यवस्था है आगे ये बताए ना, हमने ये व्यवस्था करी है यहाँ पर। पहले भी ऐसी मंडी थी यहाँ, पहले क्या नहीं था, अब क्या आ गया बताओ। वो आगे हमने ये लगाया है, पूछने वाला होना ना कौन से भाई, हमने ये नया आकर के ये किया है। आकर के बात करेंगे बढ़ती गर्मी की और गर्मी में पानी ना मिलने से कितनी परेशानियां होती हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है, जिसके चलते शहरवासी काफ़ी परेशान है। उसी के मद्देनज़र रोहतक शहर की रैनकपुरा कॉलोनी निवासियों ने शहर के अंदर सड़कों को जाम कर दिया। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग हर घर को हर रोज़ पानी देने का दावा करता है, लेकिन उनके घरों में सरकारी नल से कोई पानी नहीं आ रहा और अगर थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो वह टूटी हुई लाइनों की वजह से काफ़ी गंदा आता है। इसलिए वह मांग करते हैं कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। रैनकपुरा निवासी महिलाओं व पुरुष माता दरवाजा स्थित पानी के बूस्टर के सामने एकत्रित हो गए और रोड को जाम कर दिया और उन्होंने रोहतक जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
जब इनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता है कि रोहतक के हर घर को हर रोज पानी दिया जा रहा है, लेकिन रैनकपुरा में 250 घरों में काफी दिनों से पानी की काफी किल्लत है। स्थिति ये है कि 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है और उसमें से भी काफी देर तक तो टूटी हुई लाइनों की वजह से गंदा पानी चलता रहता है। वे कई बार जन स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए वे मांग करते हैं कि उन्हें स्वच्छ व साफ जल दिया जाए। रैनकपुरे में पानी की समस्या आज से नहीं काफ़ी समय से चल रही है। 250 घरों में आज के युग में रैनकपुरे में पानी पीने के लिए नहीं है, जबकि प्रशासन ये कहता है कि भाई 2 टाइम हम रोहतकवासियों को पानी देंगे, जबकि रैनकपुरे में 1 टाइम की सप्लाई वो भी तीसरे दिन। अच्छा, जो तीसरे दिन के अंदर 22 मिनट के अंदर पानी आता है, 8 मिनट गंदा पानी नालियों में बहा जा रहा है। जी, मेरा नाम सुमन है, मैं रैनकपुरे की रहने वाली हूँ। और जी हमारे रैनकपुरे में कई दिन से पानी नहीं आ रहा है और अब से ही नहीं बल्कि 3-4 साल हो गए यह समस्या है। हर साल हम ऐसे रोड जाम करे हैं और पानी तो देखो सब नहीं चाहिए है। जिसमें पानी नहीं मिलता वे अपनी जो सरकारी लाइन है उन्हें तोड़ दे हैं, फिर आगे पानी पहुँचता नहीं और जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, उनमें गंदा पानी जा है नाले का सीवर का। और हम रैनकपुरे वाले सभी इतने परेशान हैं। एक आधा टैंकर आ है, उस पर गाँव वाले की लड़ाई मच है और किसी का तो ये मोटर वगैरह लगा करंट भी लग जाए है, मौत का भी खतरा रहा है। लेकिन प्रशासन है ना हमारी तरफ मुंह फेर कर बैठी हुई है, कोई भी इसके ऊपर सुध बुध नहीं ले रहा। और हमें है ना पूरा पानी चाहिए रैनकपुरे, जो कि हमारे नाम का ये बुस्ट बढ़िया था और हमें एक बूंद पानी। 6 माह से हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से परेशान होकर मैकपाई होटल के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्दी उनका वेतन नहीं दिया गया तो आगामी 11 तारीख को सभी कर्मचारी एकत्रित होकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के सरकारी मैकपाई होटल का है, जहां पर पिछले 6 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। उसी से परेशान होकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते स्कूल वालों ने भी उनके बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया है। साथ ही घर का खर्च भी चलाना भारी हो गया है। सरकार उनको जानबूझकर परेशान कर रही है। अगर जल्दी उनका वेतन नहीं दिया गया तो 11 अप्रैल को बल्लभगढ़ में एक कर्मचारी की बड़ी मीटिंग करेंगे और उसमें जो फैसला होगा उसी के आधार पर आगे का काम किया जाएगा। मैं टीकाराम शर्मा, संगठन सचिव हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारियों को हमारे यहाँ पर 7 से 8 महीने तक होने जा रहे हैं वेतन न मिलने के कारण, जिसकी वजह से कर्मचारियों भारी रोष है। उनका परिवार मतलब रोड पर आ गया एक तरह से। राशन वाले, दूध वाले और स्कूल के जो लुटेरे हैं वो बार बार कर्मचारियों को प्रवोक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा स्कूल से निकाल देंगे। फीस न होने की वजह से कर्मचारियों में रोड पर निकलना दूभर हो गया है। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि फटाफट हमारी तनख्वाह रिलीज कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ सकें, उनका पेट भर सके। नहीं तो मरने की नौबत आ रही है। इस वक्त रोड पर आ गया हमारा कर्मचारी वर्ग पूरा। 7 से 8 महीने हो गए पूरे टूरिज्म में। आज पूरे टूरिज्म में प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे पर्यटन केंद्रों पर। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार से आप भी अपील करें कि हमारा वेतन जारी करें, ताकि हमारे। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।